Hello and welcome to our YouTube channel. We are discussing 120 most important question for mains this year, right? अब तक हम लोगों ने जीएस पेपर 1, 2, 3 को कवर कर लिया है. ये हमारा एथिक्स का वीडियो है, राइट? एथिक्स के वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 to 10 कवर किया है. नाउ वी विल कवर क्वेश्चन 11 ऑनवर्ड्स, ठीक है? तो माय नेम इज आशीर्वाद कुमार और आई हैव रिटन अ बुक ऑन इंटरनल सिक्योरिटी. अगर आपको जीएस पेपर 3 का प्रिपरेशन करना है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस नेक्स्ट ईयर, और अगर इस ईयर भी प्रिपेयर कर रहे हो तो यू कैन गो थ्रू दिस बुक. इसको बहुत अच्छे से कंपाइल किया गया है, ठीक है? नाउ वी आर गोइंग टू आवर क्वेश्चन. नाउ दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप यूज कर सकते हो अपने मेंस के आंसर राइटिंग में, राइट? देखो, मैं एम ये कर रहा हूँ कि आप जो लोग भी ये वीडियोस देख रहे हो उसको एटलीस्ट इतना फायदा हो कि उसका 10 से 15 मार्क्स का गेन हो जाए, राइट? राइट. और देखो, ये टॉपिक आपका क्या है? टॉपिक आपसे ये पूछ रहा है कि हाउ गांधी 7 सीन्स कैन एक्ट लाइक गाइडिंग प्रिंसिपल इन आवर डेली लाइफ. गांधी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. ठीक है, आप इनको लगभग अपने हर आंसर्स में, जो गवर्नेंस से रिलेटेड है, जो विलेज से रिलेटेड है, जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, जो एथिक्स से रिलेटेड, एथिक्स का बहुत सारा एस्पेक्ट गांधी कवर करते हैं, ठीक है? तो गांधी के जो 7 सीन्स थे जो उन्होंने बताए थे कि दीज आर द 7 सीन जिसको किसी को भी कंडक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. जैसे तुमको दिखेगा पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें, इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें, तो इन सारी चीज़ों को आप डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन के साथ यूज कर सकते हो. तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 7 सीन्स जो है गांधी के, आपको ये बताना है कि वो कैसे गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में. अब ये डेली लाइफ में चीज़ें आराम से समझो. डेली लाइफ मतलब तुम्हारा पर्सनल, तुम्हारा प्रोफेशनल, दोनों लाइफ के बारे में पूछ रहा है. डेली लाइफ मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ठीक है? तो मतलब आप इसमें जितने डायमेंशन कवर कर सकते हो, ठीक है, उतने डायमेंशन कवर करने पे आपको मार्क्स उतने ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है ना? तो देखो, सबसे पहले तो 7 जो सीन्स है उनको जान जाओ. एक प्यारा सा इंट्रो रख देना, ठीक है? बाकी अपन 7 सीन्स पे चलते हैं सीधे, टाइम बचाते हुए. सबसे पहला तो ये है, सबसे पहला है कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल. जनरली जो पॉलिटिक्स होता है वो गेम होता है किसका? वो गेम होता है पावर का, ठीक है? बट गांधी क्या कहते हैं कि इस पॉलिटिक्स में भी आपको क्या फॉलो करना चाहिए? प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए. अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं विदाउट एनी प्रिंसिपल, मीन्स यू आर डूइंग व्हाट? सीन, ठीक है? आप पाप कर रहे हो. इसके अगर एग्जांपल्स देखना चाहो तो आपको हर दिन पेपर में मिल जाएगा. जो डिफेक्शन के केसेस हैं बहुत स्टेट्स में, ये सारे के सारे क्लासिक एग्जांपल है किसके? पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल के. अगर आप लोकसभा का नेचर देखोगे तो ऑलमोस्ट 230 प्लस जो एमपी हैं उनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं. कईयों पे मर्डर, रेप, लूट जैसी जो आईपीसी, सीआरपीसी की धाराएं होती हैं वो उनमें भी इन्वॉल्व है. दूसरा ये है आपका वेल्थ विदाउट वर्क. वेल्थ विदाउट वर्क का क्या मतलब है कि अगर आपको वेल्थ एक्यूमुलेट करना है आप कीजिए, बट दैट शुड बी विथ ड्यू वर्क, ठीक है? अगर आपने 100 रुपए की मेहनत की तो आपको 100 रुपए मिलने चाहिए, ठीक है? बट अगर आपने बिना काम किए पैसे कमाए, ठीक है, तो ये क्या है? ये एक सीन है. जैसे बहुत सारे डिफेंस डील्स जो होते हैं, उन डिफेंस डील में बहुत सारे ब्रोकरेज मनी ली जाती है. ये जो मनी होती है ये ऑलमोस्ट विदाउट वर्क होती है, ठीक है? ये गड़बड़ है, इसको गांधी सपोर्ट नहीं करते थे. दूसरा, क्रिप्टो करेंसी जैसी इन्वेस्टमेंट अगर देख लो, क्रिप्टो करेंसी में बहुत ही हाई प्रॉफिट हुई है किसी किसी को, ठीक है? तो ये सारे जो प्रॉफिट है वो गांधी के हिसाब से ये सीन है. देखो, एक और बात होता है, जब तुम मेहनत से पैसे नहीं कमाते ना तो उसकी कदर भी नहीं करते हो, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट के पीछे गांधी का यही आइडिया था. बाकी एनपीए की प्रॉब्लम अगर बढ़ रही है तो इसका यही मतलब है ना कि पीपल को ये लगता है, इसका यही मतलब है ना, जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बैंक वगैरह, वो सब भी करप्ट है. वो सब भी सपोर्ट कर रही हैं कि चलो बिना काम किए ही किसी को कुछ फायदा हो जाए. बैंक के एम्प्लॉय लोन पास करते हैं, उसमें से 20% कट लेते हैं, 10% कट ले लेते हैं. तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल है किसका? वेल्थ विदाउट वर्क का. तीसरा क्या है? तीसरा है प्लेजर विदाउट कंसाइंस. प्लेजर विदाउट कंसाइंस ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. मैरिटल रेप के केसेस हो गए, रेप के केसेस हो गए, ठीक है? तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है? प्लेजर विदाउट कंसाइन के. एट द सेम टाइम जो मटेरियलिज्म है, ठीक है, अपने को हिरन की खाल चाहिए, हाथी का टस चाहिए, ठीक है, बहुत सारे जो रेयर रिसोर्सेज हैं इन्वायरमेंट के, उसको अपन विधड़ने से यूज कर रहे हैं जस्ट टू सेटिस्फाई आवर की प्लेजर मिल जाए.
और ये इन्वायरमेंटल प्लंडरिंग तो पता है ना, इन्वायरमेंट ने जो हमें चीजें दी हैं उसको उसके जितना यूज करना चाहिए नॉन सस्टेनेबल यूज कर रहे हैं। फोर्थ जो है वो नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। देखो नॉलेज विदाउट कैरेक्टर का तो बहुत सारे एग्जांपल हो जाएगा। एक तो साइबर स्पेस हमने लिखा है, दूसरा बॉम्ब लिख सकते हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो क्या है, वो तो नॉलेज है बट वो एट द सेम टाइम कैरेक्टर तो है नहीं। फिर फीमेल फेटिसाइड हो गया, जिसमें आप टेक्नोलॉजी की यूज करते हो, टेक्नोलॉजी की यूज करते हो और उसके बाद आप क्या करते हो तो पता ही है, ठीक है। तीसरा देखो नॉलेज विदाउट कैरेक्टर में एक ये लिख सकते हैं जो ये बहुत देखो एक और चीज मैं कहूंगा कि एथिक्स के आप वीडियो में जितने रिलेवेंट वीडियो एग्जांपल्स लिखोगे, जितने रिलेवेंट एग्जांपल्स लिखोगे, तुम्हारा मार्क्स उतना ही वो होगा। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर का एक मीटू मूवमेंट चला था जिसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर्स थे ना, उन पे सेक्सुअल असॉल्ट की आरोप लगी थी, ठीक है। दो उसमें हुआ कुछ नहीं बट फिर भी, ठीक है। तो ये बताता है कि ये सारे लोग अपने अपने फील्ड के नॉलेज तो इनके पास था बट कैरेक्टर डिग्निटी मेंटेन इन लोगों ने नहीं की। चौथा देखो साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी हमने डिस्कस किया साइबर स्पेस में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, ठीक है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं, हाँ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में जो बॉम्ब बनता है, राइट। उसके बाद फिर फीमेल फेटिसाइड को इसको यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, जहाँ पे अल्ट्रासाउंड को यूज करके आप मतलब जन्म से पहले ही बच्चे को मार देते हो। उसके बाद ये जो एक और एग्जांपल है कि साइंस का इनोवेशन हुआ, सिगार का इनोवेशन हुआ, सिगार और वो हुक्का टाइप जो होता है, जो अब तो 14 से 16 साल के बच्चे भी बहुत बेधड़े से यूज करते हैं। गवर्नमेंट इसको पता नहीं क्यों बैन नहीं कर रही है, और बैन कर रही है तो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, दोनों बातें हैं। तो साइंस विदाउट मोरालिटी के बहुत सारे एग्जांपल है। डिफेंस की जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, खास करके जो अटैक करती हैं, ठीक है, डिफेंसिव नहीं अटैक करने वाली जितनी भी टेक्नोलॉजी है सारी की सारी साइंस विदाउट इम्यूनिटी का एग्जांपल ही है। उसके बाद फिफ्थ देखो कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, जैसे गूगल और फेसबुक पे जो आरोप लगा, सेक्सिज्म जो बॉलीवुड में है, एक और जो ओपीएम का ट्रेड होता है इंटरनेशनल लेवल पे, मनी लॉन्ड्रिंग जो है, ये सारा क्या, ये सारा एग्जाम्पल है कि ये कॉमर्स हो रहा है बट ये कैसा है, विदाउट मोरालिटी। सिक्स क्या है, सिक्स है आपका रिलीजियस, सिक्स है आपका रिलीजन विदाउट सैक्रिफाइस, राइट। रिलीजन विदाउट सैक्रिफाइस का क्या मतलब है, रिलीजन विदाउट सैक्रिफाइस का ये मतलब, रिलीजन विदाउट सैक्रिफाइस का ये मतलब है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। सैक्रिफाइस मतलब तुम वो सैक्रिफाइस मत करना, सैक्रिफाइस मतलब सेल्फ सैक्रिफाइस, ठीक है। आपने कितने लोग देखा होगा जो बहुत ज्यादा रिचुअलिस्टिक होते हैं बट उन लोगों के मतलब कांड सुन लोगे ना तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। एक और सबसे एग्जांपल है रिसेंटली जो हरिद्वार में हुआ था, हेट स्पीच, ठीक है, आप सबने पेपर में देखा होगा। ये सब एग्जांपल है कि अपन रिलीजन तो फॉलो कर रहे हैं बट वो रिलीजन कैसा है, रिलीजन विदाउट सैक्रिफाइस है। एक थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई कि यहाँ तक अपना 4 हो गया था ना, तो ये 5 6 7 है, राइट। ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। देखो मैंने इस टॉपिक में आपको बहुत सारा कंटेंट देने की कोशिश की है, ठीक है, आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। आप जब भी आंसर लिखने जाओगे एथिक्स का, तो अगर पॉलिटिक्स से लिखोगे तो तुमको लिखना होगा कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, ये एक सीन है जिसको कौन कहता है, गांधी कहते हैं। अगर इकोनॉमी में लिख रहे हो तो वेल्थ विदाउट वर्थ तुमको बताना होगा कि गांधी का सीन है। सिमिलरली अगर सोसाइटी के किसी इशू पे लिख रहे हो, सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड, चाइल्ड रेप से रिलेटेड या फिर मैरिटल रेप से रिलेटेड, तो आपको बताना होगा कि भाई गांधी के हिसाब से प्लेजर विदाउट कंसाइंस गांधी ने कहा था, ये एक सीन है, ठीक है। तो गांधी को आप यूज कर सकते हो अपने बहुत सारे आंसर्स में, बहुत सारे कोट्स हैं गांधी के जिसको आप एक पेज पे लिख लोगे तो आप ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे 2-3 कोट लिख लो। मैं तो करता था, मैं भी आपको यही बोलूंगा, ठीक है। अब चलते हैं गांधी। गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये तुमको बहुत वैल्यू एडिशन देगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है गांधीज व्यू ऑन इकोनॉमी इज मेंट फॉर मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, डिस्कस। अब कहने का ये बात आपको पता होना चाहिए गांधी इकोनॉमी के लिए के बारे में क्या सोचते थे, गांधी का इकोनॉमी कैसा होना चाहिए था, क्या वो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी की बात करते थे या इंटरनेशनलिज्म की बात करते थे या हैवी इंडस्ट्री की बात करते थे या कॉटेज इंडस्ट्री की बात करते थे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते थे या सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करते थे, ठीक है। बट आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सर जो गांधी का व्यू है इकोनॉमी को लेके ये किसके लिए था, ये मोस्ट वर्नरेबल सेक्शन के लिए था। इसको आपको करना है DISCOSS, ठीक। आप डिस्कस कर दो कि भैया जो गांधी का व्यू है वो किसके लिए है, जो सबसे डाउन ट्रोडन है उनके लिए है। तो गांधी का व्यू सबसे पहले देख लो, गांधी के जो व्यू थे वो देखो। सबसे पहले तो मिनिमल इकोनॉमिक रेगुलेशन, मतलब स्टेट जो है ये रेगुलेट बहुत कम करे, बहुत कम, मिनिमल एकदम, ठीक है। दूसरा क्या था, ट्रस्टीशिप मॉडल। अब ट्रस्टीशिप मॉडल ध्यान से समझ लो, देखो जितने भी कैपिटलिस्ट है ना,
कैपिटलिस्ट है ना, उनको, उनके लिए गांधी ने कहा कि यू पीपल आर नॉट द ओनर, ठीक ना, रेदर आप लोग क्या हो, ट्रस्टी हो। अब ट्रस्टी का काम समझना, जैसे आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, जो भी पब्लिक रिसोर्सेज है, आप उसके क्या हो, आप उसके ट्रस्टी हो, और आपको इतना इंटरेस्टेड किया गया है कि आप ने जो भी वेल्थ कमाया इससे, आप इसको लार्जर सोशल गुड में स्पेंड करो। ठीक है, अब लार्जर सोशल गुड मतलब आपको पता है, जो वर्नरेबल सेक्शन है, ठीक है, या जैसे जिनको नीड है, उसकी नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं कौन, जो कैपिटलिस्ट सेक्शन है। और देखो जो मार्क्सिज्म वाले हैं, जो पीएसआईआर वाले हैं, उनको पता होगा कि गांधीज्म को इस चीज के लिए क्रिटिसाइज भी किया जाता था कि गांधी ने इनडायरेक्टली किसको सपोर्ट कर दिया, कैपिटलिस्ट क्लास को। वैसे गांधी के इस व्यू से जेआरडी मतलब टाटा जो फैमिली है, वो लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। और मतलब ठीक है, आप इसको आगे पढ़ोगे तो एग्जाम से उतना रिलेवेंट नहीं है, बट हाँ, थर्ड गांधी का अगर व्यू देखोगे तो प्रमोशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री। स्मॉल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, आप सबको पता है क्या होती है, ठीक है, जो लोकल बेस्ड इंडस्ट्री होती है उसको प्रमोट करने की बात करते थे। रूरल डेवलपमेंट पे इनका फोकस था। रूरल डेवलपमेंट पे फोकस ये था, जैसे आप ऐसे समझो कि रूरल डेवलपमेंट इसलिए क्योंकि इंडिया लाइज इन विलेजेस ना, ठीक है, अगर आपको इंडिया देखना है तो आप विलेजेस में जाके देखो, तो जब तक से विलेजेस का डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक से इंडिया का डेवलपमेंट कैसे होगा। तुम सोच के देखो, अपन आज आप अपने में से आज भी कोई इंसान इस बात पे आर्ग्यू नहीं करेगा कि अगर आपको इंडिया का डेवलपमेंट करना है, इंडिया का इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको रूरल डेवलपमेंट पे फोकस करना होगा। आपको रूरल रीजन में आपको एम्प्लॉयमेंट, आपको सोशल लाइफ, आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, ये सारी चीजें इंप्रूव करनी होंगी, तो आप जाके इंडिया को इंक्लूसिव बना सकते हो। इंडिया का जो डेवलपमेंट करना, जो आप एम और एस्पिरेशन जो है लोगों का, उसको फुलफिल कर सकते हो। तो ये बात तो आज 2021-22 में भी आप तैयार हो मानने के लिए। गांधी ने ये बातें 50 साल पहले कह दी, 50 साल तो होता, 80 साल 100 साल पहले कह दी थी लगभग। ये बातें 1922-32 के बीच की हैं ये सारी बातें, ठीक है। तो जब 100 साल पहले गांधी ने इन बातों को कहा, तो सोच के देखो कि कितने ज्यादा विजनरी लीडर थे, ठीक है। तो गांधी को आप यूज कर सकते हो अपने बहुत सारे आंसर्स में। फिर आपका अंत्योदय मतलब पता है कि अगर कोई लाइन है, मैं अंत्योदय का मतलब बता दूं कि अगर ये रिसोर्स, अगर यहाँ पे रिसोर्स है और यहाँ पे लाइन है जहां से रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो जो लास्ट में आदमी खड़ा है, जो अंत में इंसान खड़ा है, उसका उदय होना चाहिए, तो अंत्योदय। फिर आपका एक कॉन्सेप्ट है अंत्योदय से सर्वोदय, ठीक है। अंत्योदय मतलब जो सबसे मोस्ट डाउन ट्रेडन है उसका अगर अपलिफ्टमेंट हो गया तो सबका अपलिफ्टमेंट हो गया, ठीक है। कि सर्वोदय अगर आपको करना है तो फिर आपको कहाँ फोकस करना पड़ेगा, अंत्योदय पे। अब क्वेश्चन भी आपसे यही पूछ रहा है कि गांधी का जो इकोनॉमिक मॉडल है उसमें फोकस किस पे था, अंत्योदय पे। तो आपको लिखना होगा कि चाहे वो रूरल डेवलपमेंट हो, चाहे वो स्मॉल इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो ट्रस्टीशिप मॉडल हो, ठीक है, चाहे वो इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस की बात हो, ये सारे के सारे एम किस पे करते हैं, ये सारे के सारे एम करते हैं आपके जो मोस्ट डाउन ट्रेडन है उन पे, ठीक है, जो सबसे ज्यादा वर्नरेबल है ना, उन पे कहा जाता है ये सारी बातें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 इज अगेन रिलेटेड टू महात्मा गांधी, ठीक है, इस फिल्म देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। अगेन रिलेटेड टू गांधी, इसमें से आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट वैल्यूज कैन यू लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जितनी वैल्यूज जानते हो ये सारे लिख देने हैं, ठीक है। सबसे पहला सिंप्लिसिटी इन द सेंस कि उस इंसान ने एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कभी भी एक पीस ऑफ क्लॉथ से ज्यादा नहीं पहना। लाइफ बहुत सिंपल थी, ठीक। दूसरा डिग्निटी ऑफ लेबर मतलब जो भी मोस्ट डाउन ट्रेडन लेबर क्लास था उसकी कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करना सिखाया गांधी ने, ठीक है। इसके पहले वो जो हैव्स और हैव्स नॉट का कॉन्सेप्ट था ये बहुत ज्यादा था। इट वाज गांधी जिन्होंने इंडियन सोसाइटी को ये बताया कि डिग्निटी ऑफ लेबर, जिस अंबेडकर को आप पढ़ते हो एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, गांधी का रोल अंबेडकर से कम नहीं है, ठीक है। और कई बार आपसे एग्जाम में डिफरेंस में पूछता है गांधी वर्सेस अंबेडकर, तो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में मत जाना, बस उनके प्रिंसिपल्स के बारे में लिख देना, चीजें आपके लिए हो जाएंगी। फिर उसके बाद सर्वोदय का जो गांधी का कॉन्सेप्ट है आप उसको यूज कर सकते हो कि सर्वोदय का जो कॉन्सेप्ट है ये आज का जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है आपके सिलेबस में जीएस पेपर 3 में, या फिर जो मोदी जी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास,
ये सारे कहाँ से हैं? ये सब गांधी के सर्वोदय के ही कॉन्सेप्ट से हैं। उसके बाद अंत्योदय, अंत्योदय मैंने बात किया आपको पिछले सेक्शन में कि अंत्योदय क्या है, जो लास्ट इंडिविजुअल लाइन में खड़ा है उसका अपलिफ्टमेंट इज अंत्योदय। फिर ट्रूथफुल, ट्रूथनेस मतलब जो ट्रुथ है, उसके बाद फिर फॉरगिवनेस। फिर गांधी समय लीडरशिप क्वालिटीज देखने को मिलती है, लीडरशिप क्वालिटीज इन द सेंस की चौरा चौरी कांड के बाद, ठीक है, गांधी ने अपनी अपनी जो एक रियल लीडर होता है उस क्वालिटी का डिस्प्ले किया। फिर चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट हो, जब गांधी बहुत ओल्ड हो गए थे तो भी उन्होंने अपने आप को शो किया कि वो एक रियल लीडर है, राइट। ठीक है, हमने जितने पढ़े हैं 1916 से लेके 1942 तक, आप गांधी के जितने भी मूवमेंट थे उन सब में गांधी की लीडरशिप क्वालिटी देख सकते थे। आप ये सब देख सकते थे कि गांधी ने कैसे हर एक छोटी छोटी प्रॉब्लम को मेन स्ट्रीम मूवमेंट के साथ कनेक्ट किया, लेबर को, सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, फिर वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाया, एग्रीकल्चर के जो लेबरर थे उनकी प्रैक्टिस बढ़ाई। फिर आपका सत्याग्रह है, सत्याग्रह हमें पता है सत्य के लिए आग्रह, नॉन वायलेंस वगैरह जो हमने चीजें गांधी के बारे में, ट्रूथ है, नॉन वायलेंस तो हमेशा सबको याद आता है। बाकी ये सारे पॉइंट बताने का मतलब ये था कि आपका आंसर थोड़ा सा दूसरों से अलग हो। फिर मिनिमलिज्म, मिनिमलिज्म मतलब बेयर मिनिमम नीड, जिससे आपका लाइफ चले। वो गांधी का कोट है ना, इनफ टू सेटिस्फाई नीड बट नॉट ग्रीड, उसको इस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज कर सकते हो। उसके बाद गांधी का तालिस्मान जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी डिलीमा वाले क्वेश्चन है ना, जब भी डिलीमा वाले क्वेश्चन है वहां पे आपको बताना होगा कि गांधी का जो तालिस्मान है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जैसे कि अगर आपको किसी भी एक्शन पे डाउट हो, अगर आपको ये लगे कि ना ऑप्शन ए सही है ना ऑप्शन बी सही है, तो आपको क्या करना होगा, आपको बस ये सोचना होगा कि जो मोस्ट डाउन प्रूडेंट है, जो मोस्ट पुअरेस्ट है, जो मोस्ट वीकेस्ट है, जो लाइन में सबसे लास्ट में आता है, उस पे मेरे एक्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर उस पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा तो यू शुड डू दैट वर्क, अगर उस पर नेगेटिव पड़ेगा तो आपको वो काम नहीं करना चाहिए। गांधी का तिरस्मान है। उसके बाद गांधी का कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, इंटीग्रिटी, ह्यूमैनिटेरियनिज्म, ह्यूमैनिटेरियन मतलब ह्यूमंस आर मीन्स, ठीक है, ह्यूमंस आर मीन्स आपके किसी भी मूवमेंट में, आपके किसी भी एक्शन में आप ह्यूमन को आप ह्यूमन को एज अ मीन्स नहीं ट्रीट कीजिए, आप ह्यूमन को इन ट्रीट कीजिए, ठीक है, मतलब आपको ह्यूमन को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और इंटीग्रिटी में बता दूं, इंटीग्रिटी का ये मतलब होता है इंटीग्रिटी का ये मतलब होता है what you feel is what you think is what you speak, ठीक है, मतलब एक कंप्लीट इंटीग्रल होना, ठीक है, आपके जो भी मोरल प्रिंसिपल है उनसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ये इंटीग्रिटी होती है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि ये ऑनेस्टी है, ये इंटीग्रिटी है और ये प्रॉबिटी है, ठीक। ये इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी और प्रॉबिटी के बीच में कई बार आपसे डिफरेंस भी पूछ लेगा। हमने ह्यूमैनिटेरियन डिस्कस किया, हमने सेकुलरिज्म पढ़ा है, हमने गांधी तिलस्मान पढ़ा, तो गांधी को आप बहुत जगह यूज कर सकते हो, ठीक है। कई बार आपसे ये भी पूछ सकता है कि इतने वैल्यूज में से जो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू आपको कौन सी लगती है, तो आप बता देना कि मुझे डिग्निटी ऑफ लेबर लगती है, मुझे अंत्योदय लगता है, मुझे सर्वोदय लगता है, जो भी आपको लगेगा आप उसको बता देना, ठीक है। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहा है कि इंडियन एपिक्स लाइक रामायण एंड महाभारत आर नॉट just religious text but also give us values which are guiding principles in our personal and public life। आपको ये बताना है, एग्जामिन करना है इस स्टेटमेंट को। देखो क्वेश्चन सबसे पहले समझ लो, जो हमारे पास इंडियन एपिक्स है ना, रामायण और महाभारत, ये हमें क्या बताते हैं, ये हमें ये एक तो रिलीजियस टेक्स्ट तो है ही, इसमें कुछ इफ एंड बट नहीं है, बट हाँ ये एट द सेम टाइम ये हमें कुछ कुछ मोरल वैल्यूज भी देते हैं जिनको हम अपने पर्सनल और पब्लिक लाइफ में यूज कर सकते हैं। जैसे देखो महाभारत के, जैसे रामायण, ये बहुत सारे कैरेक्टर है, राम हो गए, लक्ष्मण हो गए, सीता हो गई, ठीक है, रावण हो गया, इन तीनों चारों जो मेन कैरेक्टर है, इन तीनों चारों के लाइफ से हम लोग कुछ ना कुछ वैल्यूज, कुछ ना कुछ मोरल लेसन्स सीख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मुझे नहीं पता आपके स्कूल में पढ़ाई जाती है या नहीं, बट हम लोग तरफ बहुत सारे स्कूल्स में ना ये जो रिलीजियस टेक्स्ट है ना, इनके कुछ सेक्शंस को डाला जाता है, ठीक है। और एक स्कूल था मेरे मोहल्ले में, उसने तो 7th क्लास में पूरी एक पतली सी करीब 30-35 पेज में उसने पूरी रामायण ही समराइज की थी, पूरी स्टोरी मतलब समराइज की थी। तो बच्चों को ये पढ़ाई जाती है, क्यों? क्योंकि ये एक मोरल वैल्यू इससे बच्चे सीखते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी कैरेक्टर है, अगर इनको ध्यान में रख के हम इनकी लाइफ से लेसन सीख ले तो अपना आंसर हो जाएगा। आंसर भी यही पूछ रहा है,
आई मीन क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले जो सबसे रामायण में अगर बात करोगे तो राम जी के कैरेक्टर से आपको क्या क्या सीखने को मिलता है। वो जो राम राज्य का कॉन्सेप्ट है, राज्य इज इन द सेंस ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, तो गवर्नेंस के सेंस में आप उसको देखते हो। दूसरा ये है कि मैरिज इन एन इंस्टीट्यूशन, लॉयल्टी टू हिज वाइफ, ठीक है। उसके बाद ही इज मेजर प्रोपोनेंट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्टिज्म ड्यू टू हिज रिलेशन विद पब्लिक एंड सब्जेक्ट। ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, टेक्निकल इन द सेंस कि अगर PSIR होगा तो आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट पता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही होता है कि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द किंग एंड पब्लिक, मतलब रूलर और पब्लिक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट के सर्टेन टर्म्स है, ठीक है, और उसी टर्म्स के बेसिस पे जो रूलर है वो रूल कर रहा है पब्लिक पे। बट जिस दिन ये टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा। तो हमको पता है कि जैसे ही वो एक पर्टिकुलर इंसान था जिसने सीता जी के बारे में कुछ कहा, राम जी ने क्या बोल दिया उनको कि शी शुड लीव द पैलेस, ठीक है। ये सारी कहानी आप लोग जानते होंगे, सारी माइथोलॉजिकल कहानी है। बट हाँ एट द सेम टाइम देखो तुम लोग को वर्ड सिलेक्शन में थोड़े ध्यान देना होगा। जैसे किसी पर्टिकुलर इंसान ने कह दिया शी शुड लीव द पैलेस, तो थोड़ी सी डिसेंसी के साथ आंसर लिखना होगा, ठीक है, ब्लंट हो गया आंसर मत लिख देना। दूसरा सीता जी के बारे में पता चले, अगर दूसरे कैरेक्टर की बात की जाए तो सेल्फ रिस्पेक्ट जो वैल्यूज था, जो करेज जैसी वैल्यूज थी, वो आज एक गाइडिंग प्रिंसिपल है वर्च्यू एथिक्स के लिए। तीसरे जो कैरेक्टर हैं दशरथ और कैकेयी, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है। दशरथ भी और कैकेयी भी, इन दोनों ने प्रूव किया कि दे वेयर इमोशनली वीक। इमोशनली वीक इन द सेंस कि बहुत इंपॉर्टेंट वो स्टेटमेंट है कि आप बहुत ज्यादा जब खुश हो जाते हो तो प्रॉमिस मत करो, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हो तो भी कुछ मत करो। तो दशरथ जी ने खुश होकर प्रॉमिस कर लिया उनसे कि मैं आपको 3 वरदान दूंगा, ठीक है, और कैकेयी ने फिर उसको मनवा भी लिया और दशरथ जी मान भी गए, ठीक है। तो यही बात है। और इनके लाइफ से हमें क्या सीखने को मिलता है, यही मध्य मार्ग जो मैं आपको बता रहा था, एक्सट्रीम वाली बात है, ठीक। सोशल इन्फ्लुएंस में जैसे मंत्रा थी, मंत्रा ने क्या किया, मंत्रा का इन्फ्लुएंस चल गया किस पे, कैकेयी पे, ठीक है। इसको आप सोशल इन्फ्लुएंस में यूज कर सकते हो। फिर है तुम्हारा रावण, रावण को ग्रीड, ठीक है, ग्रीड में यूज कर सकते हो। और दूसरा ट्रू नॉलेज होते हुए भी, विजडम होते हुए भी, विजडम होते हुए भी एरोगेंस की वजह से, मतलब नॉलेज होते हुए भी एरोगेंस की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से ये इंसान मिट्टी में मिल गया, ठीक है। तो इतने वैल्यूज हैं जो हमें रामायण से सीखने को मिलते हैं। अगर लक्ष्मण लोगे तो लक्ष्मण से क्या तुमको मिलेगा, डिसिप्लिन मिलेगा, ठीक है, डेडिकेशन मिलेगा, ठीक है, एक जो ब्रदरहुड है, ठीक है, ब्रदरहुड है वो मिलेगा, ठीक है, लॉयल्टी मिलेगी। हनुमान से आपको क्या मिलेगी, लॉयल्टी मिलेगी, ठीक है। तो बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बता सकते हैं। कृष्ण से अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव थिंकिंग मिलेगा। टियोलॉजिकल अप्रोच, टियोलॉजिकल मतलब देखो ये जो एंड ओरिएंटेड होता है ना, कि काम होना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए डिजायर्ड, ठीक है। नहीं, टियोलॉजिकल एक्चुअली मीन्स ओरिएंटेड होता है, पार्डन थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है। टियोलॉजिकल मतलब मीन्स ओरिएंटेड, मीन्स ओरिएंटेड मतलब समझ रहे हो ना कि कर्मण्येधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मींस यू शुड डू योर वर्क ओनली, ठीक है। एंड रिजल्ट के बारे में ज्यादा ना सोचो, ठीक है, आप कहाँ फोकस करो, मीन्स पे फोकस करो। जो आपका काम है, जैसे आपका मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपेयर फॉर मेंस, इररिस्पेक्टिव कि क्या रिजल्ट होगा, कैसा रिजल्ट होगा, इससे सोचने से बेहतर है कि केवल और केवल किसका प्रिपेयर करो, मेंस का प्रिपेयर करो, जो होगा जब होगा देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपके बहुत सारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं जिनको आप आंसर्स में यूज कर सकते हो। और बहुत बच्चे पूछते हैं सर क्या इसको यूज किया जा सकता है, आई विल से कि इसको ऑब्वियसली यूज किया जा सकता है यार, मतलब इसमें कुछ नहीं है, तुम यूज कर सकते हो इमोशनल इंटेलिजेंस में, रावण को यूज कर सकते हो, कृष्ण को यूज कर सकते हो, राइट। नाउ कमिंग टू आवर क्वेश्चन नंबर, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ये कह रहा है अ नेशन इज एन आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट दैट डिवाइड्स ह्यूमैनिटी। कमेंट करना है, आपको बताना है कि ये अगर ये टैगोर का स्टेटमेंट है, जो किसके फॉलोअर थे, इंटरनेशनलिज्म के फॉलोअर थे, ठीक है। जो ह्यूमैनिज्म पे ज्यादा फोकस था, उनका ये कहना था ये जो नेशन का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है, सही नहीं है इन द सेंस मतलब ह्यूमंस को बाउंड्री के बीच में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है। फोकस किस पे होना चाहिए, ह्यूमनिज्म पे होना चाहिए रादर देन नेशनलिज्म पे, ठीक है। अब देखो ये सारी बातें अगर तुम आज के कॉन्टेक्स्ट में कहोगे तो तुम तुरंत एंटी नेशनल हो जाओगे। पर्टिकुलर सेक्शन तुमको क्या देगा
कि तुम क्या हो, एंटी नेशनल हो गए। तो ये अगर इस टाइप के भी जो क्वेश्चन पूछे आपको प्रेजेंट डे सिचुएशंस के बारे में, तो आप बता सकते हो भाई टैगोर जी ने कहा है कि हमें फोकस किस पे करना चाहिए, हमें नेशनलिज्म पे नहीं, हमें ह्यूमनिज्म पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो चलो इंट्रो में क्या है, इंट्रो में आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है इंटरनेशनलिस्ट और जो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है टैगोर का, वो अप्रोच कर रहा है जिसमें ये कहते हैं क्या, मतलब टैगोर कहते हैं कि ह्यूमन जो है वो मीन्स है, इंड नहीं है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंड को पाने के लिए ह्यूमन को एज अ मीन्स नहीं ट्रीट कीजिए, वो अपने आप में क्या है, इंड है। और आपको यहाँ पे ये लिखना है, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखना है तुमको। इस क्वेश्चन में आपको लिखना है, आपको ये बताना है कि कैसे नेशनलिज्म एक आर्टिफिशियल बाउंड्री क्रिएट करती है। आर्टिफिशियल बाउंड्री क्रिएट करती है, लोगों को नेशनलिटी के नाम पे डिवाइड करती है, जैसे इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल। अब इंडिया और नेपाल में कितनी सिमिलैरिटीज है, इंडिया और पाकिस्तान में कितनी सिमिलैरिटीज है, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है। वेस्टर्न पाकिस्तान, ये जो ईस्टर्न आई मीन जो अभी आपका ईस्ट में पाकिस्तान है, ईस्टर्न पाकिस्तान के साथ इसको कंफ्यूज मत करना, बांग्लादेश हो जाता है एक्चुअली। बांग्लादेश हुआ करता था पहले का, जो पाकिस्तान का ईस्ट वाला रीजन है वो अपने पंजाब के साथ कितना मिलता जुलता है कल्चरली भी, ठीक है, ज्योग्राफिकली भी, थार डेजर्ट यहाँ भी है वहां भी है, बट एट द सेम टाइम एक हाइपोथेटिकल बाउंड्री हो गई है ना, ठीक है, एक बाउंड्री हो गई है जिसने क्या किया, जिसने पूरी पूरी ह्यूमैनिटी को आई मीन डिस्प्लेस करके रख दिया या डिवाइड करके रख दिया। आपको याद होगा जो अगर हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट ब्लडशेड देखोगे तो उसमें इंडिया का पार्टीशन आता है, ठीक है। तो ये बातें हो गई, यही सारी बातें को आपको लिखना है। देखो कॉन्टेक्स्ट समझ लोगे ना बस, तो एग्जांपल्स भर देने हैं तुमको, बस बता देना है कि ये एक एग्जांपल है। फिर जर्मनी वाली जो नेशनलिज्म की कहानी है वो बता दोगे कि कैसे नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट पे कैसे इथनिकलिज्म की गई है बहुत सारे देशों में, ठीक है। तो बस यही है आप, और सेंटर, और देखो टैगोर की इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि फोकस किसका होना चाहिए, फोकस होना चाहिए ह्यूमैनिटी, ह्यूमंस पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए, प्रायोरिटी ह्यूमन को मिलना चाहिए, फिर किसको मिलना चाहिए, नेशन को मिलना चाहिए। जनरली होता क्या है, नेशन को प्रायोरिटी मिलता है ओवर व्हाट, ह्यूमन, ठीक है। तो आपको पता है टैगोर थे, टैगोर इंटरनेशनलिस्ट थे जो बाउंड्रीलेस वर्ल्ड के बारे में बात करते थे, कॉस्मोपोलिटन कल्चर था उनका, तो ह्यूमनिज्म पे फोकस था, ह्यूमन पे फोकस था। बाकी पीएसआई और वाले स्टूडेंट मेरी बातों को अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, और जो जीएस का नॉर्मल स्टूडेंट है उनको बता दो, बस इतना ही लिखना है जितना मैंने बताया। बहुत सारे एग्जाम्पल कोट करो, बहुत सारे बॉर्डर जो डिस्प्यूट हुए हैं ग्लोबल लेवल पे उसको बताओ, इंडिया पाकिस्तान के बारे में बताना जो 1947 में हुआ था, उसके बाद म्यांमार में जो इतनी क्लिनजिंग चल रही है, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारे अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो हुआ था, ठीक है। ये सारी चीजें आपको लिखनी है। टर्किश वाला जो रीजन है वो भी डिस्टर्ब होता है, तो दुनिया के लगभग हर रीजन अगर देखोगे तो नेशनलिज्म के नाम पे डिस्टर्ब है। गाजा और फलस्तीन वाला जो रीजन है उसमें भी देखो मरने वाले लोग फलस्तीन के भी ह्यूमन है, गाजा के भी, गाजा और इजराइल के भी जो लोग जाते हैं वो भी ह्यूमन ही है, बट एक आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट यानी नेशनलिज्म की वजह से क्या हो रहा है, इधर भी ह्यूमन लाइफ का लॉस हो रहा है, इधर भी ह्यूमन लाइफ का लॉस हो रहा है। थोड़ा सा और इथिकल होके देखोगे तो कोई भी बॉर्डर है, जैसे मान लो कि कोई भी मान लो एक इंडिया और पाकिस्तान ही मान लो, इधर के भी जो सोल्जर जाते हैं वो भी ह्यूमन है, इधर के भी जो सोल्जर जाते हैं वो भी ह्यूमन है। और ये जो लैंड है, ये जो बाउंड्री है, ये तो किसी ने ये तो नेचुरल तो है नहीं ना, दो लोगों ने मिला, उनको बोला वो मिले उन्होंने बोला चलो बाउंड्री बनाते हैं, बाउंड्री बना दी रेड क्लिफ ने, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं, देखना चीजों को बहुत ज्यादा कनेक्ट करने पे ध्यान दो। एथिक्स का सिलेबस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुमको बहुत सारे आंसर्स दे देगा। तो ये हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 11 to 15। दिस वाज ऑल फॉर ये वाला वीडियो, आगे के जो वीडियोस है वो आएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू ऑल।